वैसे चुनावी मौसम बड़ा रंगीन होता है। हर एक नेताओं के पास इसका एक हकीम होता है। कैसे लुभाना है आम जनता को, हर एक नेताओं के पास इसका एक स्कीम होता है। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। तो कर्नाटक दक्षिण भारत का वो राज्य है जिसकी सत्ता में हर एक पार्टियां काबिज होने की जद्दोजहद में लगी हैं। और आज हम बात करें कर्नाटक के उन 6 जोन की। आज के दिन हर एक जोन पर नजर हम डालेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से जोन में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता होंगे स्टूडियो में, आलोक वत्स नेता बीजेपी के होंगे, और अब से कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्वेश्वर पाठक भी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको यह बताएगा कि आखिर कौन कौन से वो जोन है जहां पर लड़ाई इस बार की बेहद दिलचस्प है और कैसे सियासी पार्टियां वहां पर दांवपेच खेलने में लगी हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वो जोन है। तटीय कर्नाटक की बात करें जहां पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया था सन 2018 में। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र जहां पर बीजेपी का दबदबा था। वहीं देखिए अन्य अगर हम जगहों की बात करें जहां पर लगातार दबदबा दिखाई दिया, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र जहां पर कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया। वहीं सेंट्रल कर्नाटक जहां पर बीजेपी हावी रही। वहीं ओल्ड मैसूर की बात करें जहां पर जेडीएस हावी रही। वहीं अगर हम बात करें बेंगलुरु क्षेत्र की जहां पर कांग्रेस हावी रही है। तो ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। ये जो 6 जोन आप देख रहे हैं, एक एक जोन के बारे में भी न्यूज इंडिया आपको ये बताएगा कि कहां पर किसकी पकड़ मजबूत है और पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी से, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार पूरे दावे के साथ कह रही है कांग्रेस की सत्ता में वापसी हम करेंगे। लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी दक्षिण भारत में पकड़ है, धीरे धीरे ना जाने क्यों बीजेपी का दामन भी थामने लगे। चंद्रमोहन जी देखिए, आज कर्नाटक के अंदर झूठ हारेगा और सच जीतेगा। सच किस बात का जीतेगा? जो पिछली सरकारों ने अंदर कर्नाटक के अंदर निरंतर झूठ बोलकर करप्शन बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाई और पेंशन की प्रॉब्लम पैदा करी, आज वो मुद्दे बिल्कुल चरम के ऊपर चढ़ के कर्नाटक के ऊपर मुंह जोड़ के बोल रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा को आज टिकट लड़वाने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे। उनके खुद के प्रत्याशी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। यही प्रूफ है कि 5 एमएलए, 3 एमएलसी, पूर्व सांसद सभी आज कांग्रेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सच की लड़ाई को जो निरंतर लड़नी पड़ रही है, झूठ और जुमलों को दूर करने के लिए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का डंका बज रहा है। और वो डंका कांग्रेस उन मुद्दों के ऊपर बजा रही है जो आगे कांग्रेस को सरकार के रूप में लेके आएगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी जीत क्या दोहरा पाएगी। लेकिन आज के दिन चर्चा की शुरुआत यहीं से कि आखिर कौन किस पर कब हावी होगा। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर तटीय कर्नाटक का क्या हाल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कर्नाटक का रण कितना इस बार दिलचस्प हो चुका है। बेंगलुरु क्षेत्र की अगर बात करें, विधानसभा सीट यहां पर 28 है। 2018 के नतीजे क्या कहते हैं? बीजेपी के खाते में 11 सीट, कांग्रेस के खाते में 13। जिक्र हमने किया था कि कांग्रेस का दबदबा यहां पर रहा है बेंगलुरु क्षेत्र में। वहीं जेडीएस की बात करें तो 2, अन्य की बात करें तो 2। असल में कर्नाटक के जो 6 जोन है, वहां के एक एक जोन के बारे में आज के दिन हमने सोचा कि चर्चा करें, ताकि वहां के लोग भी और कर्नाटक के लोग ये समझ सकें कि इस बार किस जोन में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। सर्वेश्वर पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट देखिए हमारे साथ आ गए स्टूडियो में। हम बेंगलुरु क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर सन 2018 में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। इस बार बीजेपी चाहती है कि यहां पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन वजह क्या रही सर्वेश्वर जी की बेंगलुरु में कांग्रेस हमेशा आगे दिखाई दी है? सर्वेश्वर जी देखिए, कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व रहा है। अगर 2013 देखें तो उस समय भी वो 122 सीटें जीते थे। 2008 में 78 सीटें हुई, लेकिन उनकी वोटिंग प्रतिशत को आप देखोगे तो 38, 36 इसमें वैरी करता रहा है। मतलब ऐसा नहीं रहा है कि बहुत डाउन हो गया है। लेकिन वही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोटिंग प्रतिशत था, जो 36 18 के चुनाव में था, विधानसभा में वो सीधे 50% चला गया था लोकसभा चुनाव में। तो अगर हम देखें कि कांग्रेस और बीजेपी की अगर अभी तुलना करें तो तुलनात्मक अध्ययन में लगता है दोनों का पलड़ा सेम है। और दूसरी बात, यह सबसे बड़ी बात है कि पिछले 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो पार्टी की सरकार है वो रिपीट की है। तो यह भी बहुत बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में है जी। तो देखिए अगर हम बात करें बीजेपी से, तो कैसे सर बेंगलुरु में पकड़ कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए आप लोग का किला कितना कमजोर दिखाई दिया है, लेकिन इस बार कांग्रेस तो और मजबूती के साथ बेंगलुरु में दिखाई दे रही है। देखिए,
सागर जी, हम दक्षिण में कहीं थे ही नहीं और हम दक्षिण में सरकार में हैं। और अब जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने देख लिया है डेवलपमेंट मॉडल। पिछले 6 महीने के अंदर 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट वहां पर इनॉग्रेशन किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें बेंगलोर हाईवे भी है। तो जिस तरीके का वहां पर डेवलपमेंट प्लान है, हम कहीं भी जा रहे हैं किसी भी राज्य में, अन्य चीजों को के अलावा सबसे ज्यादा जोर हमारा डेवलपमेंट पे होता है। जो 37 कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ अंतिम छोर पर खड़े आदमी को मिलता है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां की जनता जो 40 साल का इतिहास है उसको इस बार तोड़ेगी और हमें दोबारा से वहां सत्तासीन करेगी। और डबल इंजन की सरकार जो प्रगति के सूचकांक हैं उसको और आगे ले जाने में सफल और कामयाब होगी। जी, तो देखिए 3 सवाल हो गए तीनों पार्टियों के नेताओं से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी यहां पर थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं सेंट्रल कर्नाटक की। तो सेंट्रल कर्नाटक का अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। एक करके देखिए, हर एक जोन की बात आज के दिन हम करने वाले हैं। बीजेपी 21 सीटों पर थी, कांग्रेस 5 सीटों पर, जेडीएस यहां पर 0 और अन्य के खाते में 1 सीटें आई थी। मतलब कि जेडीएस का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया था सन 2018 के चुनाव में। लेकिन वहीं देखिए अन्य पार्टियां किस तरह से यहां पर हावी दिखाई दी। कांग्रेस हालांकि 5 सीटें, बीजेपी 21 सीटें यहां पर दिखाई दी बीजेपी के खाते में। सर यहां पर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सेंट्रल कर्नाटक में आपकी बात बन नहीं पाई अभी तक। देखिए सेंट्रल कर्नाटक के अंदर जो आज आएगा सागर भाई, उसके अंदर ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलेगा, ना जातिवाद का मुद्दा चलेगा, ना मजहब का मुद्दा चलेगा। मुद्दा वो चलेगा जो मुद्दों का है, मुद्दा वो चलेगा जो 40% कमीशन का है, मुद्दा वो चलेगा कि येदियुरप्पा को हटाया क्यों था। ये कह के हटाया था कि 80 साल की उम्र के एक वृद्ध को जरूरत नहीं है कर्नाटक की, हटा दिया गया। और वापस किसने लिया गया येदियुरप्पा को? क्योंकि कोई चेहरा आज कर्नाटक में लड़ने के लिए नहीं है, इसीलिए येदियुरप्पा को लिया गया। हटाया क्यों था? क्योंकि येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो खुद भाजपा अपनी चाल चरित कर्मी में फंस चुकी है। ये सेंट्रल के अंदर कर्नाटक के अंदर एक नया मोड आएगा जो आपको तो कांग्रेस मतलब आपको बीजेपी डाउन आपको ये लग रहा है कि सेंट्रल कर्नाटक में इस बार आप दबदबा बना पाएंगे? 200% कर्नाटक इस समय हम सेंटर के अंदर भी बहुत अच्छे करके जाएंगे, क्योंकि वहां के उम्मीदवार ही आज छोड़ छोड़ के भग रहे हैं भाजपा को। मैंने क्या बताया, भाजपा के वर्कर और भाजपा के सपोर्टर इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि येदियुरप्पा का इस्तेमाल 80 साल की उम्र के ऊपर करने का क्या कारण था और एकात्मक उनको हटाने का क्या कारण था। सबसे पहले लेकिन सर कुछ दिन पहले कई क्षेत्रीय नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आप कह रहे हैं कि हम बेहतर हम करेंगे। देखिए बिल्कुल ये चुनाव में चलेगा, लेकिन आज पलड़े के हिसाब से भाजपा के अगर एमएलसी और एमएलए छोड़ के और पूर्व सांसद छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो हवा बिहारों के अंदर दूसरी चल रही है, वो कर्नाटक सिद्ध करना जा रहा है। आलोक जी, जो रण हमने देखा सेंट्रल कर्नाटक में, बेंगलुरु में और ओल्ड मैसूर में, इन सब जगहों पर भी दबदबा दिखाई नहीं दिया। क्या यही वजह है जिस तरह से आप लोगों ने सन 2021 आते आते 19 में माफ करिएगा आप लोगों ने हटा दिया येदियुरप्पा को? ये भी एक बड़ी वजह रही है। देखिए चेंज ऑफ गार्ड हमारे यहाँ जब भी होता है कोई मरमरी नहीं होती है कि जैसा अभी राजस्थान में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कैसी नूरा कुश्ती चल रही है। हमारे यहाँ हमने जहाँ जहाँ भी नेताओं को बदला है या पूरी कैबिनेट बदली है, हमारे यहाँ कभी भी कोई मरमरी नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उठी और बेहतर प्रदर्शन हुआ। गुजरात में हमने चीफ मिनिस्टर चेंज किया, कैबिनेट चेंज किया, तो गुजरात का इतिहास बता रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हुई है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है जो कांग्रेस के पास नहीं है, एक तो कोई स्कैम नहीं, दूसरा कि कल्याणकारी योजनाएं इतनी हैं कि समाज के निचले से निचले स्तर के आदमी को भी उसका लाभ मिलता है और ऊपर से ऊपर जो ऊपरी लोग हैं उनको भी लाभ मिलता है, जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी चीज हो। और अभी जिस तरीके से 50 परियोजनाओं को हमने कर्नाटक में मूर्त रूप देने का काम किया है, इस सब का लाभ आसन्न चुनाव में बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में फिर से दोबारा सरकार वहां बनाएगी। चलिए ठीक है, सर्वेश्वर पाठक भी हैं जी। मेरे मित्र ने बोला चेंज ऑफ गार्ड। चेंज ऑफ गार्ड किस लिए था? येदियुरप्पा को निकालने का कारण क्या था?
येदियुरप्पा पे इससे निकाला गया क्योंकि बीजेपी के खुद के वर्कर नेताओं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे रेडी बंदूक के कारण। आपने हटाया, इस्तेमाल करा और आज उसकी ईमानदारी पे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार पे ले रहे हैं। और जिस भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं उसमें वाटर स्कैम, उसके अंदर शारदा, नारदा, लुइस, कितने स्कैम आपके पास हैं? कितने स्कैम्स का आपको जवाब देना है? तो कर्नाटक में 40% कमीशन और भाजपा के स्कैम और भ्रष्टाचार का मुद्दा आज मुखर होकर आ रहा है। लेकिन बीजेपी छोड़ भी तो नहीं रही है सर। बीजेपी जान रही है येदियुरप्पा की पकड़ को जान रही है बीजेपी, इसीलिए सर आप लोग छोड़ भी नहीं रहे उन्हें। कैसे छोड़े? वो हमारे पहले कैसे छोड़ दिया था? एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करके, एक वृद्ध व्यक्ति को इस्तेमाल करके छोड़ दिया। एक वृद्ध व्यक्ति को बीजेपी छोड़ के उठा के लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीछे रख दिया, इस्तेमाल करने के लिए आगे ले आओ और जब मिला उसे धक्का मार के पीछे कर दो। ये भाजपा की प्रवृत्ति है। येदियुरप्पा जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए थे क्या? जो आप कह रहे हैं छोड़ दिया। आज इतना मान सम्मान देने का कारण, वैसे मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा तो बीजेपी की रही है, क्यों पाठक जी? इनके यहाँ नहीं रही है। मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा तो सभी राज्यों में रही है। देखिए, मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा सभी राज्यों में रही है, लेकिन बीजेपी को कहिए तो इसमें उनका जो रोल होता है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। वहां पे कोई शोर शराबा भी नहीं होता है, रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं और पार्टी के अंदर इसकी कोई कला भी नहीं देखी जाती। वहीं दूसरी ओर अगर आप कांग्रेस पार्टी को देख ले, हमने सबने देखा राजस्थान कितना बड़ा कला का अखाड़ा बना हुआ है। इवन अशोक गहलोत जी जो माननीय सोनिया गांधी जी के कभी करीबी माने जाते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आला कमान का पसंदीदा होना पड़ेगा क्या? जी, आला कमान का पसंदीदा होना पड़ेगा क्या? आप भी बैठ सकते हैं। देखिए, आला कमान का पसंदीदा होना तो कांग्रेस में जरूरी है। इसमें अगर नहीं है तो फिर वहां पे तो आपकी मतलब उतनी पूछ नहीं है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ का भी इनका यही हाल है। पंजाब में यही अंतरकलह के कारण इन्होंने सत्ता गंवा दी आम आदमी पार्टी के हाथों। तो कांग्रेस में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उनका, उस पे जो पहले जो होल्ड था वो अब कहीं नहीं दिखता। उस क्राइसिस को अगर आप कहिए कि समय रहते सॉल्व कर लिया जाए या उसमें से कुछ अलग एक सॉल्यूशन लेके आया जाए, वो कांग्रेस में अब निल रहा है, उसका। लेकिन पाठक जी, सेंट्रल कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या बेहतर करना पड़ेगा कांग्रेस को? क्योंकि देखिए 5 सीटें बहुत कम है और ये प्रदर्शन बेहतर नहीं कहा जाएगा। देखिए, प्रदर्शन तो बेहतर नहीं ही कहा जाएगा। अगर कर्नाटक को जीतना है कांग्रेस को, तो इस बार मतलब पूरे 3 क्षेत्र जो देखिए बनते हैं, एक हैदराबाद कर्नाटक, एक मुंबई कर्नाटक, दूसरा जो है वो ओल्ड मैसूर कर्नाटक। और हर पार्टी का गढ़ रहा है। अगर देखिए हैदराबाद कर्नाटक तो वहां कांग्रेस प्रभावी रही है, तो उसी तरीके से कांग्रेस को अगर ओवरऑल अपना जो परफॉर्मेंस है उसमें इजाफा करना पड़ेगा, तभी बीजेपी को हरा पाएगी। और दूसरी बात जो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस बार जो फैक्टर्स हैं वहां पे, वो जो फैक्टर्स हैं वो हावी रहेगा। जनता के जो मेन मुद्दे हैं वहां पे हावी रहेंगे। और जो एक बार डेवलपमेंट की जो बात हो रही है वो मेरे ख्याल से, देखिए इस बार इवन इलेक्शन कमीशन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बताया था, और जो नए वोटर्स आए हैं और जो यंग वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो जो डेवलपमेंट का जो एक प्लान चल रहा है या डेवलपमेंट का बीजेपी का जो नारा है वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि हावी रहेगा। और उसमें ये चुनाव के पहले जब आपने मुद्दों का जिक्र कर दिया तो नंदिनी और अमूल भी इस समय बहुत ज्यादा देखिए चर्चाओं में। देखिए, आप सही कह रहे हो। अब दूध है, किसी भी राज्य में कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आके बेच सकता है, और इसमें अगर ये बात होती है तो आप समझ सकते हो कि क्या उसमें इतना बड़ा हो गया कि कोई अमूल नहीं बेच सकता, केवल नंदिनी। नहीं तो सर ये भी है सर कि कॉर्पोरेट पर कैसे हम कब्जा कर लें, कैसे गुजरात की कंपनी को हम यहाँ पर स्थापित करने बेहतर तरीके से। अब देखिए, गुजरात की कंपनी, क्या हम यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे नहीं है क्या गुजरात की कंपनी? नहीं सर, लोगों का टेस्ट भी तो बदलना चाह रही है बीजेपी सर। लोगों का टेस्ट भी जब आप बदलने पर आ गया। नहीं, देखिए टेस्ट बदलने की बात मत कहिए। देखिए, क्या अमूल के वहां पे दूध छोड़ दीजिए, बाकी के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मक्खन हो गया चाहे चीज हो गया, क्या वो वहां पे नहीं मिल रहे थे? या छाछ हो गया या जो लस्सी हो गई, ये तो मिलते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसा नहीं कह सकते, हमारे देश की ही कंपनी है, चाहे नंदिनी हो चाहे अमूल हो, और भारत के हर राज्यों में वो जाके अपना बिजनेस कर सकती है। इसको ठीक है, देखिए ये तो मुद्दों की बात है, मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बार हैदराबाद कर्नाटक की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। एक बार आइएगा, ग्राफिक्स एक बार दिखाते हैं कि आखिर
किस तरह से हैदराबाद कर्नाटक की तस्वीरें जो है दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। लेकिन सन 2018 में क्या तस्वीरें थी? 2013 के नतीजे में इस समय दिखा रहे हैं बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 22, जेडीएस के खाते में 6 और अन्य के खाते में 5 सीटें। वैसे जो कर्नाटक का इलाका हैदराबाद को टच करता है वहां पर बीजेपी का दबदबा लगभग हमेशा कम ही दिखाई दिया है। इन आंकड़ों को देखकर शायद चंद्रमोहन जी खुश हो रहे होंगे। चंद्रमोहन जी, देखिए मैं ओवरऑल बातों से खुश हूँ। आज कर्नाटक की जनता जिस बदलाव के मूड में बैठी है उसका सबसे बड़ा कारण रहा है सागर भाई, 10 किलो आटा 210 रुपए का और 440 रुपए का आज कितने परसेंट इजाफा? 110%। चावल 38 रुपए का आज 90 रुपए का, कितना परसेंट इजाफा? 137%। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। उसी तरह से देसी घी 300 रुपए का आज कितना? 675। बहुत बड़ी फहरिस्त है, बताने में बड़ी भारी पड़ेगी। आज अच्छा, जब आप लोग 18 में जीते तब कितनी कीमत थी? देखिए आज की डेट के अंदर 110% की कीमत बढ़ जाना और ये कह के देश के नेताओं का ये कहना कि हम उनको एक सौगात दे रहे हैं, ये भारी पड़ेगा। मतलब कि आप जीतेंगे फिर क्या ये जो आप आंकड़े लेकर बैठे 300 रुपए कर देंगे? अगर हम जीतते हैं उसी पैकेट के ऊपर हमारी तरफ से जिस तरह से बेरोजगार और रोजगार को पेंशन देने की बात करी गई है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो स्नातक व्यक्ति है उसके लिए हमने एक योजना बनाई है, कर्नाटक की हर महिला को हर महीने 2000 रुपए देंगे, हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 18 से 25 साल के युवा को 2 साल तक 3000 रुपए दिया जाएगा, डिप्लोमा अंडर को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। तो एक वो बेसिक मुद्दों की बात करके ली जा रही है। वैसे हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र ने एक बात बोली, सर्वेश्वर जी ने एक बात बोली थी, तो मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर एक बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस का नेता मुखरता के साथ अपने नेता की कोई बात उठाता है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके एक साबित करता है। क्या भाजपा के अंदर 2 व्यक्ति के सिवा तीसरे की आवाज उठाई जा सकती है? क्या 2 व्यक्ति के अंदर कोई बंदा बोल सकता है? बिल्कुल। देखिए चंद्रमोहन जी, इस समय हमारी टीम इस समय दिखा रही है कि जातीय समीकरण कैसे है कर्नाटक में। लिंगायत का जिक्र अभी हम किए थे टीवी स्क्रीन पर, 18% लिंगायत। 23 मुख्यमंत्री आज तक कर्नाटक के बने, जिसमें से 10 अभी तक आए लिंगायत समुदाय से। और यही नहीं, बोम्मई और येदियुरप्पा जी भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में अंदाजा आप लगाइए कि किस तरह से लिंगायत समुदाय का दबदबा हमेशा दिखाई दिया है कर्नाटक के अंदर। क्या सर्वेश्वर जी यही इस बार भी रहने वाला है क्या? देखिए ये जो वहाँ 3 मठ है टोटल, इन तीनों मठ का जो अपना एक प्रभुत्व है और वहाँ के हर चुनाव में उसका वो भागीदारी देखा जाता है। और इसका वोटिंग अगर प्रतिशत देख लीजिए तो टोटल 38% है इन मठों का। तो ये मठ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। लिंगायत हो गया, बोकालिंगा हो गया या कुरबा समुदाय, तो इसको हम नजरअंदाज कभी भी नहीं कर सकते सागर। तो चलिए फिलहाल देखिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन अगर हम बात करें कर्नाटक के चुनावी समीकरणों को लेकर, लिंगायत का जिक्र हमने किया, जहां पर 18% लोग लिंगायत से आते हैं और दबदबा हमेशा इस समुदाय का दिखाई दिया। आज तक 23 में से 10 मुख्यमंत्री लिंगायत से ही रहे, लेकिन कर्नाटक में इस बार जमीनी मुद्दे भी हावी दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बात करें नंदिनी और अमूल के इस समय घमासान को लेकर, इसके साथ ही साथ वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे हम बात करें आरक्षण को लेकर मुद्दा, कई ऐसे मुद्दे जो हावी हैं। और कहा यही जा रहा है कि सन 1985 से जो ट्रेंड चला आ रहा था वो भी इस बार बदल सकता है। तो क्या तस्वीरें इस बार हिमाचल की तरह यहां पर दिखाई दे सकती हैं क्या? तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कर्नाटक के सियासत की बात हम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने में जुटी हैं कि कैसे नेताओं को अपने पाले में किया जाए। वैसे राजनीति देखिए, कहा यह जाता है कि यहां पर कोई किसी का सगा नहीं होता है, जिसको जहां पर फायदा लगता है वहां पर वो चला भी जाता है। ऐसे में कई नेता जो है पाला बदलने में भी लगे हैं। जहां पर उन्हें लगता है कि उन्हें प्रमुखता मिलेगी वो उस पार्टी से जुड़ने में भी लगे हैं। चंद्रमोहन जी और आलोक वश जी और सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, जिनसे चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन अब जल्दी से जिक्र हम करते हैं कि आखिर तटीय कर्नाटक का क्या हाल रहा है अभी तक। क्योंकि देखिए यहां पर विधानसभा सीटों की बात करें तो 19 जिसकी संख्या है। सन 2018 के नतीजे ये कहते हैं कि तटीय कर्नाटक में बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया। 16 सीटें 19 में से। वहीं कांग्रेस के खाते में 3, जेडीएस के खाते में 0, जिसे कहा जा रहा है बार बार किंग मेकर, यानी कि जेडीएस को मेहनत और भी ज्यादा करनी है। हालांकि सन 2018 के चुनाव में तो जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अगर इस बार ऐसे प्रदर्शन रहा तो काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट के ही पास हम चलते हैं, क्योंकि तटीय कर्नाटक जहां पर
क्या कमियां रही है कांग्रेस की और कैसे वहां पर पकड़ को मजबूत बनाना है, बताएंगे पाठक जी। देखिए, अगर तटीय कर्नाटक की हम बात करें तो जो कर्नाटक में अगर कहा जाए तो बीजेपी का ये गढ़ रहा है। 2008 में जब बीजेपी पहली बार सरकार बनाई थी तो यहाँ पे इन्होंने 14 सीटें जीती थी। आप देखिए 2013 में वहीं पे इनको 5 सीटें, यहाँ पे हार मिली और कांग्रेस को जीत मिली थी जो चुनाव में, तो यहाँ से केवल बीजेपी 5 सीटें निकाल पाया था और आप यहाँ पे 2018 के नतीजे दिखा रहे हैं। तो यह जो रीजन है ये अपने आप में बीजेपी का बहुत ही बड़ा, कह लीजिए, तटीय क्षेत्र जो है सेफ्रॉन पार्टी का एक गढ़ रहा है। मतलब कि शुरुआत से यहाँ पर किसी अन्य शुरुआत से ही, अगर मैंने बताया ना कि 2008 में जब बीजेपी ने पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी तो यहाँ से 14 सीट जीती थी। 2013 में वही यहाँ पे हार गई और 5 सीटें केवल निकाल पाई। 2018 में भी देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने 16 से ऊपर की सीटें निकाली हैं और कांग्रेस वहीं 3 पे सिमट गई है। जेडीएस का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलता है। तो ये जो रीजन है बीजेपी का प्रभुत्व वाला, कह लीजिए, या अगर पार्टी के वर्कर्स या जनता नाराज होती है तो यहाँ पे खासा नुकसान बीजेपी को झेलना भी पड़ता है। लेकिन जब वो खुश रहती है तो पूरा सीट मतलब उनकी झोली में डाल देती है। तो इस बार के चुनाव में यह रीजन जो तटीय कर्नाटक का है यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो चलिए सर, यहाँ पर तो मेहनत बहुत करनी है चंद्रमोहन जी आपको। देखिए, बिल्कुल मेहनत हमारे को पूरे कर्नाटक में करनी है। कर्नाटक के अंदर हमारा जो संगठन है और हमारे नेता पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, तटीय कर्नाटक में बीजेपी को आप घेरेंगे कैसे? दो-तीन बातें और मुझे ऐड करना घेरने है, का सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपसे बोला, वहाँ जो जातिवाद और धर्म के मजहब की मुद्दों के साथ जो भाजपा ने अपने आप को गढ़ बनाया था वो आज गढ़ टूटने जा रहा है। टूटने का सबसे बड़ा कारण है, जैसे आप मुद्रा लोन की आप सर ये कैसे कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में जाति के नाम पर वोट लोग नहीं देंगे, लोग धर्म के नाम पर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, अब ऐसे मुद्रा लोन की बात लेके आई, मुद्रा लोन का बड़ा हल्ला मचाया इन्होंने। मुद्रा लोन को उन्होंने कर्नाटक के साथ भी जोड़ा। उसके अंदर 41 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना की देने की बात करी। यानी कि अगर हम पूरी जनसंख्या के हिसाब देखें तो पर व्यक्ति 3 व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज के हिसाब से कर्नाटक के अंदर आप मुझे बता दीजिए, हम 4 आदमी खड़े, किसको मिला मुद्रा लोन? तो ये मुद्दा वहां की बेरोजगारी का, ये मुद्दा वहां के तथस्थ लोगों का है, क्योंकि वहां के लोग जो एक पढ़े लिखी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो एक अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना के काम करते हैं, उनके साथ कहीं अनदेखी हुई। जुमला वाला, उन जुमले की लड़ाई का तो जवाब कहीं ना कहीं ये लोग देंगे, क्योंकि भाजपा वहीं हारेगी जहां वो पूरी गढ़ में थी इस बार। ठीक है, सही कह रहे हैं क्या पाठक जी? तटीय कर्नाटक में मुद्दे अगर ये पकड़ लिए तो वहां पर सफलता मिल सकती है। देखिए, ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि ये बीजेपी का, मैं बार बार कह रहा हूँ, गढ़ रहा है। अगर कुछ अनहोनी ऐसा होना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन सर आपने सन 2013 का आपने जिक्र किया कि सफलता थोड़ी कम मिली थी जी। 2013 में मात्र 5 सीटें निकाली थी, इसीलिए चुनाव हारी थी बीजेपी और कांग्रेस जीती थी। 122 सीटें आए थे कांग्रेस को और बीजेपी 60 से ऊपर की सीटें। कुछ तो बीजेपी की काट निकाली होगी ना कांग्रेस ने सन 2013 में। जी हाँ, देखिए, बार बार क्या कह रहा हूं कि 40 साल से ये इस राज्य का रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी की सरकार है वो वापस नहीं आ पा रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। तो यहाँ पे जो मुद्दा है, चाहे इनके गढ़ में भी 2013 में कांग्रेस ने सेंध मारी थी, अगर इस बार कांग्रेस सही में कह रही है कि नहीं हम बहुत मजबूत है और बीजेपी से सत्ता हथियाएंगे, तो यहाँ पे इनको सेंधमारी करनी पड़ेगी, तभी ये जीत सकते हैं कर्नाटक। तो चलिए, आलोक वस्त जी भी हैं इस समय हमारे साथ। आलोक जी, जो तटीय कर्नाटक की अगर बात करें, क्या है सही बात है आप लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये कार्ड आप लोगों ने खेला हमेशा? देखिए, ये बार बार हमारे बारे में कहा जाता है कि हम जातीय कार्ड और धर्म का कार्ड खेलते हैं। हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है डेवलपमेंट और सेहत। हम देश की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ये सब बातें तो आई गई गौन हो जाती हैं और आप भूल रहे हैं कि वहाँ 600 मठे हैं जिन्होंने पिछले 34 साल से वहाँ के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को 38% से ज्यादा उन्होंने उसको प्रभावित किया है। इसमें 600 मठ में 400 मठ हैं लिंगायत कम्युनिटी के, जिसके हमारे सबसे बड़े दोनों लीडर हमारे लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद 150 आप भी ये कह रहे हैं कि हम मठों को पकड़ के चलते हैं तो जीत हमारी पक्की है। मठ का रोल ही होता है, तो मठ का जब रोल होता है तो उसको रोल को हम अपने तरफ क्यों ना करें? या तो मठ तटस्थ हो, लेकिन 34 साल से उन्होंने ये चुनाव में अपना कुछ न कुछ रुख दिखाया है। तो
कांग्रेस भी जाएगी, ये JDS अगर आप भी जाएगी। इस तरह मठों को पकड़ के चले तो सर तो खेल हो जाएगा। देखिए फेल होने की जरूरत नहीं है, मेरे वो भाई ऑलरेडी पॉलिटिकल लोग हैं। अगर वो प्रभावित करते हैं चुनाव को तो इसका मतलब उनका पॉलिटिक्स में दबदबा है। देखिए 38% जो है मठों का वोटिंग शेयर है कर्नाटक के चुनाव में। और ये जो 3 समुदाय कर्नाटक में टोटल 600 मठ हैं और सब में बटे हुए, कुछ लिंगायत, कुछ बोकालिंगा और कुर्बा। तो ये 3 मठ जो है सागर जी, इनका अपना प्रभुत्व है, अपना वोटिंग जो कह लीजिए, जो जिस तरफ चला जाए उस तरफ जीत होती है। और यहाँ से बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी हुए। अभी भी सिद्धार्थ रमैया जो है कांग्रेस पार्टी के, वो कुर्बा समुदाय मठ के मतलब उनके फेवर से वो चीफ मिनिस्टर बने। आठ देखिए, दो मुद्दे जैसे अभी बात हो रही थी, उस बात के अंदर मैं क्लियर करूं कि कर्नाटक के अंदर 2 समुदाय बहुत वर्ग में रखते हैं। दोनों समुदायों का मोह भंग इस समय भाजपा से हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि लिंगायत समुदाय जो अपने आप को कहीं ना कहीं छला महसूस कर रहा है, जो प्रश्न बहुत बड़ा गंभीर खड़ा है, जिसका जवाब मेरे मित्र ने नहीं दिया कि आपने येदियुरप्पा को हटाया क्यों था, उनकी ईमानदारी पे हटाया था लिंगायत पर या तो पकड़ उनकी सर इन बेईमानी लोगों पे ने बना हटाया था? रखी है ना। और बोम्मई फिर जी की दोबारा बात से करें, वापस लाने का क्या कारण क्या है? येदियुरप्पा जी की बात करें तो इन लोगों ने तो लिंगायत पर पकड़ बना रखी है। आप लोग अभी आप देखिएगा बोम्मई बड़े हाथ से किस मत बात पार्टी- रहेगी। किस और जिस समुदाय से डेवलपमेंट है? की बात ये करते हैं, उस डेवलपमेंट के इन्होंने उसी डेवलपमेंट के आधार के ऊपर कर्नाटक की सरकार रात के अंधेरे में गिराई थी, उसी डेवलपमेंट के आधार पे महाराष्ट्र भी गिराई थी, उसी डेवलपमेंट के आधार पे इन्होंने मध्य प्रदेश भी गिराया। तो डेवलपमेंट आपने किया कहाँ? 25 योजनाओं की बात करते हैं, अरे भूल गया 37 200 योजना दी है प्रधानमंत्री ने देश कल्याणकारी योजनाएं। को। और धरातल के ऊपर 200 में से है कितनी, ये तो बता दीजिए। क्यों मकान उसका नहीं बने, धरातल पे होने रोड के नहीं बाद बने, कर्नाटक को क्या एम्स मिला, नहीं बना, ये बता दीजिए। एयरपोर्ट 200 परियोजना नहीं पीएम विकसित देते हुए, हैं देश वंदे को, भारत ट्रेनें उसमें नहीं चली। कर्नाटक को क्या कितनी बात दी? कर रहे हैं आप? सरकार इसमें रहने के बाद चीज को कर्नाटक का नहीं हुआ। परिवर्तन क्यों हुआ? आज देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में चले जाते हैं शेर को देखने के लिए, जनता का देखने के पास टाइम नहीं था उनके पास। इलेक्शन से पहले शेर देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, शेर भी राष्ट्रीय जनता को धरोहर है। महंगाई की मार देंगे, जनमोहन जी, बेरोजगारी की मार राष्ट्रीय देंगे, धरोहर है। लेकिन हमने उसमें 300 जनता की बात सुनने के इजाफा लिए कर दिया। मन आज की 6,000 बात करेंगे, शेर मन हैं की इंडिया बात में। नहीं सुनेंगे। यहाँ शेर पे भी आज राष्ट्रीय कम से कम धरोहर है। मुद्दों की तो आप बातें भूल रहे हैं इस बात को। करें। शेर, चीता, इसको छोड़िए, मुद्दे बताइए बस, कि आप कांग्रेस पार्टी कैसे नहीं सर, बीजेपी को वैसे हराएगी? शेर वाले क्या पर तो 40 ट्वीट भी साल आ के चुका है इतिहास कर्नाटक को- कांग्रेस का, कांग्रेस आलाकमान का। लेकिन चलिए जल्दी से ओल्ड मैसूर की बात अब कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड मैसूर जहां पर जेडीएस का दबदबा देखिए दिखाई दिया, कर्नाटक के रण में ओल्ड मैसूर में जेडीएस ने बाजी मारी थी सन 2018 में, यानी कि 66 सीटों की संख्या, बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 20, लेकिन जेडीएस ने यहीं तो खेल कर दिया। 37 सीटें लाने वाली जेडीएस ने ओल्ड मैसूर में 30 सीटें हासिल कर ली थी और इसी के दम पर जेडीएस ने कांग्रेस से गठबंधन किया और 2018 में अपनी सरकार बना ली थी। तो ऐसे में ओल्ड मैसूर की अगर हम बात करें तो यहां पर अब जेडीएस इस बार भी अगर खेल कर दी तो हम बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं किंग मेकर का, उसी भूमिका में नजर आने वाली है। क्यों पाठक जी? देखिए सही कहा आपने, ये जो ओल्ड मैसूर का जो क्षेत्र है यहाँ पे जेडीएस का दबदबा है और इससे 66 सीटें आती हैं। और देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मुंबई कर्नाटक जो क्षेत्र है वहां बीजेपी का दबदबा है, उसी तरह हैदराबाद कर्नाटक कांग्रेस प्रभावी रहा है और ये जो ओल्ड मैसूर का एरिया है ये जेडीएस का गढ़ माना गया, इसीलिए जेडीएस को कहा जाता है किंग मेकर। और आप देख लीजिए कि 2018 के चुनाव में वो सचमुच किंग मेकर की भूमिका में थे और इस बार भी जो भी आंकलन आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, इस बार भी कहीं ना कहीं जेडीएस जो है किंग मेकर की ही भूमिका में उभर के आएगा। अब ये सबसे बड़ी लाजमी बात है कि बीजेपी का जो डेवलपमेंट का जो दबदबा है, जो डेवलपमेंट के नाम पे वो जनता से वोट मांग रही है, क्या उसको खत्म करने में ओल्ड मैसूर लेकिन में पाठक जी, बीजेपी ओल्ड अपना मैसूर परचम में लोग लहरा- जेडीएस पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? हर एक जोन में तो ऐसा हमने नहीं देखा सर। देखिए बार बार कह रहा हूं, पर्टिकुलर समुदाय जिससे जेडीएस के नेता आते हैं उनकी मेजोरिटी है। जी, ओल्ड मैसूर में क्यों नहीं आप लोग जेडीएस बताइए, वहां बाजी मार रही है, हालांकि दूसरे नंबर पर आप ही वहां पे दिखाई दिए हैं। आज कर्नाटक के अंदर जो बेसिक लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी भाजपा और कांग्रेस के अंदर। जेडीएस अपना अहम रोल रखेगा, लेकिन जेडीएस मुद्दे की लड़ाई से बाहर रहेगा, जो मेरी समझ कहती है। कारण यह है कि वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर जाके वोट मांगने जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक अकेला चेहरा जो वोट मांग रहा था सांसद के लिए, वही वोट मांग रहा असेंबली के लिए। लेकिन असेंबली एक विपरीत दिशा में जाती है। असेंबली हमेशा अपने लोकल मुद्दों पर प्रतिनिधि चुनती है और यही कारण है कि जो बौखलाहट भाजपा के नेताओं के अंदर है और वो अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं,
या जेडीएस के पास भाग रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि यहाँ वो चेहरा नहीं चलने वाला, यहाँ मुद्दे चलेंगे कर्नाटक की जनता का सरोकार चलेगा। और 5 साल तक जो सरकार रही, जो रात के अंधेरे में बनी, उसने उस मुद्दों को दूर किया। सिर्फ 40% कमीशन खाई, 40% कमीशन खा के भ्रष्टाचार बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को डाल मटोल के तोड़ा। आज इस मुद्दे की लड़ाई कर्नाटक करना जा रहा है, जो रिजल्ट के रूप में सामने आएगी। तो ओल्ड मैसूर में बीजेपी को क्या करना होगा आलोक वत्स जी, क्योंकि तीसरे नंबर पर रही है ओल्ड मैसूर में? देखिए, वहाँ जातिगत मामला ज़्यादा प्रबल रहा है, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं देवगौड़ा जी और कुमार स्वामी जी, उनका वहाँ दबदबा है और उन्होंने इनको वहाँ पर हर चुनाव में यहाँ पर उनको एक मेजोरिटी दी नहीं, है। अभी तो आप खुश होंगे ना, क्योंकि जेडीएस तो आपके साथ है सर। तो अभी के स्थिति में जो हमारे डेवलपमेंट हुए हैं उस पर यहाँ की जनता अपना मत बदलेगी, हमारा ऐसा 5 डेवलपमेंट अच्छा, कर्नाटक के बता दीजिए, अच्छा, आपके सर, शासनकाल आपको में क्या विश्वास है मेजर कि हुए 2023 के जिस चुनाव मुद्दों पे आप में- इलेक्शन लड़ रहे हैं? 23 वाले चुनाव में अगर जेडीएस की फिर से अगर सीटें आगे किंगमेकर की भूमिका में रही और चंद्रमोहन जी का अगर हाथ वो लोग मिला लिए, तब क्या करेंगे सर? देखिए, आपके अंधेरे के पायदान के ऊपर लोकतंत्र को बेचते हुए राज्यपाल का इस्तेमाल कहावत है करेंगे, इंग्लिश जैसा में, करते आए हैं। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी तो हमको विश्वास है कि हम अपने दम पर पूरी सरकार बनाएंगे। अगर उस समय वैसी परिस्थिति आएगी तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। चलिए, जब हम एक एक जोन का बात हम करें, देखिए कर्नाटक का जाति समीकरण भी हम दिखा रहे हैं आपको। लिंगायत की 18%, ओबीसी की बात करें तो लिंगायत के बाद यहाँ पर ओबीसी का भी दबदबा रहा है, दलित वोटर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रहे। लिंगायत का 100 सीटों पर प्रभाव भी दिखाई दिया है। आइए जल्दी से अब आपको दिखाते हैं मुंबई जोन का क्या हाल रहा है, क्योंकि मुंबई भी काफी अहम रहा है कर्नाटक के चुनाव में। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में देखिए आप, लिंगायत वोटर किंगमेकर की भूमिका में यहाँ पर रहते हैं, जिसका आंकड़ा हमने आपको दिखाया लगभग 18%। इसके साथ ही साथ और मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में देखिए क्या हुआ कि 2018 के नतीजों में बीजेपी 26 सीटें, महाराष्ट्र से सटा हुआ, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 16, जेडीएस की 2। यहां पर भी जेडीएस का दबदबा दिखाई नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया, वहीं बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा हावी रही, यानी कि 10 सीटें कांग्रेस की कमाई। वहीं जेडीएस का तो समझिए कि ना के बराबर 2 सीटें, क्योंकि ऐसे ही कुछ जगहों पर मिलाकर जेडीएस ने 37 सीटें अर्जित की थी। मुंबई कर्नाटक में कुछ तो काट निकालनी पड़ेगी। चंद्रमोहन जी आपको? देखिए, मुंबई कर्नाटक और पूरे कर्नाटक के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का। जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक के अंदर भरपूर समर्थन मिला और जो जातिवाद और समीकरण बिगड़े और उसका संतुलन भारत जोड़ो यात्रा मिला, और जिसमें मठों का पूरा सहयोग मिला। क्योंकि क्यों अचंभित थी भाजपा? अचंभित इस बात से थी कि उनके खुद के शासन वाली जगह के ऊपर वहां पर बहुत मेजोरिटी के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई। आज एक चिंगारी जो आज देश के अंदर अलग जगा रही है वो राहुल गांधी की है। ठीक उसी तरह से कि तिनका एक हो या कई हजार, और साहिब हो या सांसद या दल बदलू, राहुल गांधी अकेला ही काफी है। आज कर्नाटक उस तरह से वोट देने जा रहा है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा खेल कर दे। बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं आलोक जी? भारत जोड़ो यात्रा, चंद्रमोहन भाई, एक पिकनिक था जो राहुल गांधी ने 3 महीने किया, उसका कहीं से कोई असर नहीं हुआ। आपके पास कोई ऐसा नेता है जो कन्याकुमारी से श्रीनगर पैदल चल सके? मैं चैलेंज देता हूं आपके पास और आमंत्रण करता हूं खुले दिल से कि एक बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से कहिए, चल के दिखाइए। इस पिकनिक को देश के युवा के साथ जोड़िए, इस पिकनिक को देश के जनमानस के साथ जोड़िए, जिससे आपने दूरी बना ली है, उससे जोड़िए जो राहुल गांधी ने करी है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मैराथन दौड़ की बात कर रहे हैं या राजनीति करने की बात कर रहे हैं? हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना। चलो बोलिए। अब भारत जोड़ो यात्रा में आपने इतने विपक्षी दलों को आमंत्रित किया, एक भी आया आपके साथ? एक भी आपके साथ नहीं आया। कोई आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अकेले आप में दम नहीं है कुछ करने का। और अभी जो 19 पार्टियों का कुनबा बना है, उसमें आपने देखा जिस 2 मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ रहे थे कि जेपीसी की मांग और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, दोनों को सबसे बड़े लीडर ने, ये पवार जी ने खाली सर, भारत जोड़ो यात्रा तो देखिए एक अलग मुद्दा है, लेकिन जवाब दे देता हूं छोटा सा। मेरे मित्र ने बोला कि जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे उसका जवाब विपक्ष के नेता ने दे दिया। गलत। देश के एक विपक्ष के नेता ने यह बोला कि संसदीय कमेटी की जांच होनी चाहिए, और एक नेता कह रहा है जेपीसी की जांच होनी चाहिए। किससे कह रहा है? उन लोगों से जो भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आए थे, उस सरकारों से, उस नेतृत्व से जो भ्रष्टाचार कह के 2014 से पवार पर भी आप सवाल उठा रहे हैं क्या?
उन लोगों से कह रहा हूं, शरद आप पवार दोनों की पर भी जान आप मारने सवाल को उठा तैयार रहे हैं नहीं क्या है। सर? जेबीसी में पवार 20 जी हजार ने- करोड़ शरद का है। पवार पर भी आप पवार सवाल जी उठा रहे हैं ने क्या? पैसा किसका स्पष्ट है? शब्दों में सर, कह सर, दिया पूछेंगे सर, कि आप जेबीसी शरद पूछा की जाएगा। मां को शरद पांच पवार हजार पर भी सवाल रखना उठा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये गैर आपके शब्द मुनासिब है, है। मेरे शब्द नहीं है। नहीं, नहीं। हमारे शब्द अगर- 20,000 करोड़ के हैं, शेल कंपनियों के हैं कि शेल कंपनियों में नहीं, पैसा नहीं, किसका आप जान रहे हैं शरद 20,000 पवार पर रुपए अगर आप किसके सवाल हैं? उठाएंगे सर नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान शब्द तो नहीं है, ये आपके कौन शब्द इनके है। साथ है? मेरा शब्द ये है कि ऑपोजिशन जांच के बाद कौन जेबीसी की लीडर जांच से इनके क्यों साथ नहीं है? ठीक है, ठीक है, पाठक जी, कौन पाठक जी, इनके साथ मुंबई है? कर्नाटक की बात हम कर रहे थे। एक opposition मुंबई के लीडर कर्नाटक का नाम जहां बता पर दीजिए, बीजेपी की राहुल 26 गांधी सीटें को आई, तैयार हो। कांग्रेस की 16, जेडीएस की 2। ऐसे में मुंबई कर्नाटक में ये कहना चंद्रमोहन जी का कि भारत जोड़ो यात्रा कमाल करने वाली है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें और कर्नाटक में मठों का प्रभाव, तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी जो चुनावी हिंदू बनते हैं, 15 बार उस यात्रा के दौरान 15 बार वहां के मंदिर और मठों में यात्रा की है। इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। साथ ही साथ उस समय तो सर ये तो चुनाव के मौसम में सभी नेता चुनाव- करते हैं सर। नहीं, तो राहुल गांधी जी का जो चुनावी हिंदू बनने का वो जो सर, ये मैंने होता उन है, नेताओं को भी सब सर- जानते हैं। बीजेपी जो सर है उन नेताओं को भी आए हमने दिन मजार पर जाती जाकर है। चादर चढ़ाते देखा जो कभी सपोर्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, वो मोदी जी भी वो जा रहे कह हैं, रहा हूँ टोपी ना पहन कि कर, बीजेपी बाजार हो में जा या रहे ये हैं। हो, बीजेपी खुलेआम मंदिर मस्जिद मोदी जाती जी ने आज तक मंदिरों टोपी में नहीं जाती पहनी है। लेकिन जो कांग्रेस के जो सर, हमने चादर वहाँ चढ़ाने का जिक्र मुहिम किया राहुल था। गांधी जी है या प्रियंका गांधी जी को आप देखेंगे तो चुनाव के समय में ही वो चुनावी हिंदू वाली बात आती है, या कुर्ता पर त्रिपुंड जनेऊ धारण पहनते करना हैं, या कुर्ता के वो ऊपर करना। जनेऊ। दूसरी बात जो ये मठ की बात हो रही है, और अभी अब हम जातीय समीकरण पे आ रहे हैं सागर। तो देखिए, जातीय समीकरण में यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आ रहा है। टोटल जो 224 सीटें उसमें 20 से 23 सीटें ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स की जो है वो प्रभावी है, और जो मुस्लिम वोटर्स का जो यहाँ पे प्रतिशत है वो 13 से 14% है। तो वो भी वहां पे एक अहम रोल अदा करता है। जो ये जो 13% मुस्लिम वोट है वो 40 सीटों पे हार जीत का फैसला तय करते हैं। और देखिए, कांग्रेस का सदा से जो तुष्टीकरण वाली वो जो नीति रही है, उसमें कांग्रेस यहाँ पे अपना जो वर्चस्व कह लीजिए या लीड रोल जो कह लीजिए, वो यहाँ पे कांग्रेस अदा कर सकती है। क्योंकि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेके वो तो चलती है, लेकिन उनको मुस्लिम वोट बैंक से कोई सहयोग या सफलता कहिए उस तरीके का नहीं मिल पाता है। चलिए, अगर आप जाति समीकरणों की बात कर ही रहे हैं तो आइए ग्राफिक्स आपको दिखाई देते हैं कि आखिर किसका दबदबा है, किस जाति का 80 विधानसभा सीटों पर देखिए प्रभाव देखा गया है। कई जातियों का, ब्राह्मण की बात करें तो 3% वोटर है यहाँ पर, वही ईसाई की बात करें तो 3%, बौद्ध और जैन 2%, अन्य के खाते में 4% वोट बैंक है इनका भी। वही अन्य की अगर बात हमने करी थी तो आगे अब जल्दी से नजर अब डालते हैं। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय राज्य की प्रमुख जातियां हैं। वोक्कालिगा और लिंगायत, इन दो समुदायों पर जिसने कब्जा कर लिया, जिसने अपना हाथ मार लिया, समझ जाइए वो चुनाव जीत गया। वहीं आगे देखिए, एससी के लिए 36 सीटें आरक्षित है राज्य में। हालांकि 225 सीटें कर्नाटक में, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक सीट वहां पर आरक्षित रखी गई, 224 सीटों पर इसलिए चुनाव हो रहे हैं इस बार। आगे अगर बात करें चुनाव को लेकर, किस जाति का वहां पर कितना प्रतिशत वोट बैंक है, तो एसटी के लिए 15 सीटें आरक्षित है। इसके साथ ही साथ कई और जातीय समीकरण है, जिस तरह से पाठक जी जिक्र कर ही रहते हैं। सर, जातिगत समीकरणों को साधना में देखिए एक बड़ी चुनौती है। आपने बार बार ये तो कह दिया कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर बीजेपी वोट बैंक अपने पाले में कर लेती है। ये कला तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना सर, नहीं तो कैसे आएंगे सत्ता में? देखिए, बिल्कुल जो कला सीख रहे हैं वो सीखे, लेकिन देश के 140 करोड़ जनमानस हिंदुस्तानी है, और वो हिंदुस्तानी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। यही देश का सांचा और ढांचा है। इसको आप बिगाड़ नहीं सकते, इसको पलट नहीं सकते। अब विषय की बात कहाँ आती है कि जो बात छेड़ी थी उन्होंने कि 2 समुदाय बड़े हैं वहां पर। उस समुदाय के अंदर, लिंगायत के अंदर येदुरप्पा जी आ जाते हैं। तो येदुरप्पा जी को क्या भाजपा चीफ मिनिस्टर बनाने जा रही है? क्या वो किस संशय में येदुरप्पा जी आगे आएंगे या नहीं आएंगे? ये भाजपा का नेतृत्व इस बात से बताए कि येदुरप्पा जी इस बात को मानेंगे कि भाजपा उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको फिर दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी। तो ये प्रश्न चिन्ह कर्नाटक की जनता के सामने है। और ध्रुवीकरण की जो बात मेरे मित्र ने बोली थी, ध्रुवीकरण देश में वो पार्टी करती है जिसको झूठ का सहारा लेना होता है, और झूठ का सहारा भाजपा लेती है। और भाजपा झूठ के सहारे के अंदर मजहब और धर्म दोनों को साथ लेके चलती है, जिसके कारण उसको कहीं ना कहीं देश के अंदर किसी भी मजहब के कटारे पे खड़े होकर देश के उस व्यक्ति पर प्रश्न करना पड़ता है जो सबकी बात करता है। चलिए ठीक है, पाठक जी के पास मैं आऊंगा। पहले ग्राफिक्स सब दिखा देता हूं कि आखिर बीजेपी का चुनावी चेहरा कौन कौन है कर्नाटक में।
बसवराज बोम्मई जो इस समय मौजूदा समय में सीएम है, इनका दबदबा वहां पर दिखाई दिया, बीजेपी ने इनको कमान सौंपी थी। वहीं बीएस येदियुरप्पा जिनको हटाकर कमान दी गई थी बोम्मई जी को, इन्होंने भी बेहतर काम किया था, बीजेपी का बार बार यही कहना है। लेकिन येदियुरप्पा जी की जगह बोम्मई जी सीएम बने थे सन 2021 में। वहीं देखिए सीटी रवि बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं कर्नाटक के चुनाव में, प्रहलाद जोशी की बात करें, के.एस. ईश्वरप्पा की बात करें, वहीं तेजस्वी सूर्या की बात करें, ये 6 वो दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के जिन्होंने कर्नाटक की चुनावी चाल इस समय चलनी शुरू कर दी है। और अगर बेहतर काम किए तो शायद बीजेपी वहां पर सत्ता में एक बार फिर से रिपीट हो सकती है और सन 1985 का रिकॉर्ड ध्वस्त होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सर पाठक जी, ये 6 चेहरे अगर कमाल कर दिए तो क्या तय मानी जाए क्या सरकार? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप देख ले तेजस्वी सूर्या, इनका एक अलग प्रभाव रहा है और खास के जो यूथ वोटर्स है, जो मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं कि इस बार यूथ वोटर्स की जो के लिए चुनाव आयोग भी बहुत अच्छे पहल कर रही है। और चूंकि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक उनका गढ़ रहा है, वहीं से वो आते हैं और लोकसभा पहुंचे हैं मतलब बेंगलोर से, तो यह इनका प्रभाव रहेगा और ये जो युवा वोटर्स है उसको लुभाने में बहुत अच्छे कामयाब रहेंगे। दूसरी बात रही कि बीएस येदियुरप्पा, देखिए बीएस येदियुरप्पा अब वयोवृद्ध नेता हो गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जो है अपने हर नेताओं पे दाव लगाती है और उनका एक अलग प्रभाव रहा है कर्नाटक के चुनाव में। तो बार बार कांग्रेस पार्टी का कहना कि उनको यूज करके फिर छोड़ देंगे, अरे वो पार्टी के सदस्य हैं। जिस तरह आप अपनी पार्टी के आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले केवल परिवार का प्रभुत्व होता था और या तो बीजेपी भी आप पे आरोप लगा रही है कि पाठक जी वक्त थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी से एक बार कांग्रेस के दिग्गज चेहरों की बात हम कर दें कि कौन कौन से दिग्गज चेहरे कांग्रेस के हैं जो कमाल कर सकते हैं कर्नाटक की चुनावी दंगल में, जल्दी से एक बार जान लेते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, एस सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, जी परमेश्वर, दिनेश गुंडूराव और वहीं प्रियांक खड़गे, ये वो 6 चेहरे हैं जो कमाल कर सकते हैं कर्नाटक के चुनावी दंगल में। इन 6 नेताओं को लेकर क्या कहना है कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी का, जल्दी से सर। कांग्रेस अपनी नीति पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है। डीके जी का और हमारे जो पूर्व सीएम है उनके हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। कर्नाटक के वो मुद्दे जहां पर पेंशन, बेरोजगारी और 40% कमीशन जो गंभीर रूप के ऊपर गौण रूप से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर, कर्नाटक के जनमानस पे हावी थे, वो मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ जीत के आएंगे। क्योंकि कर्नाटक की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी है, जिसकी बुखलाहट भाजपा को है। चलिए एक आखिरी जवाब लूंगा आपका। कर्नाटक में क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है या फिर आपको भरोसा है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि लड़ाई बहुत यहाँ पर हल्की है? ये हम ऐसे पार्टी से आते हैं जहां हम कभी थमने का नाम नहीं लेते हैं। हमारे लिए निकाय चुनाव भी उतना ही जरूरी है और वहां पर हम लग चुके हैं। प्रधानमंत्री ही पहले स्टार्ट हो गए और 8 बार दौरा कर चुके हैं अभी तक कर्नाटक का। तो हमारे लोग, हमारे वर्कर ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के नहीं खड़े हैं। हमारे लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं और जब तक जुटे रहेंगे 13 मई का इंतजार कर लेते हैं। जब तक 13 मई का इंतजार कर लेते हैं, परिणाम आपके सामने होगा। जो आलोक जी कह रहे हैं बातें कितनी सही होती हैं। पाठक जी देखिए आपने सही कहा। देखिए यह 40 साल का जो इतिहास है, बीजेपी बार बार कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे, इतिहास बदलेंगे, जैसा कि उन्होंने यूपी उत्तराखंड में किया। तो अगर कर्नाटक में बीजेपी की वापसी होती है तो जरूर वहां पे वो इतिहास बदलने में कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन जो भी समीकरण दिख रहे हैं उसमें बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए। और उसके लिए इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा जो कहते हैं ना तुरुप का पत्ता या जो भी कहिए करिश्माई लीडर वो हैं, तो बीजेपी उन्हीं के दमखम पे आगे बढ़ रही है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका, आलोक जी आपका, सर्वेश्वर जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे कर्नाटक के गरीब अब ये कहने लगे कि हमारी गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी हैं, कहीं चुनाव नजदीक आ गया क्या? क्योंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो वहां के लोग जो है नेता किस तरह से लोगों को लुभाने में लग जाते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन चुनाव का इंतजार करिए, नतीजों का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये भी तय हो जाएगा किसके दावों में कितना था दम। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात।